नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम गढ़ा के गोंड वंश के गौरवशाली इतिहास और उनकी जीवंत संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हम गोंडवाना के इतिहास की बात कर रहे हैं। ये इतिहास जितना पुराना है उतना ही शानदार भी। यहाँ की कलाकृतियों में आपको प्रकृति और पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनका वंश प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से माना जाता है। इनका मूल निवास स्थान गोंडवाना कहलाता है, जो विंध्याचल और की पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी के क्षेत्र में स्थित है। गोंडवाना का मतलब ही है गोंडों की भूमि। इस वंश के सबसे महान और प्रतापी शासक राजा संग्राम साह थे। इनका शासनकाल 1482 से 1543 ईस्वी तक रहा। इन्होंने 1516 ईस्वी में संग्राम साह की उपाधि धारण की। सिक्कों पर इन्हें पुलत्स्य वंशी कहा गया है। इन्होंने अपनी वीरता से एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य बना दिया। संग्राम साह को 52 गढ़ाधिपति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 52 किलों या गढ़ों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। इनका साम्राज्य जबलपुर, दमोह, सागर और मंडला जैसे बड़े क्षेत्रों तक फैला था। प्रमुख गढ़ों में गढ़ा कटंगा, सिंगौरगढ़, चौरागढ़ और राहतगढ़ शामिल थे। राजा दलपत शाह की मृत्यु 1550 ईस्वी के बाद रानी दुर्गावती ने अपने छोटे पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर सत्ता संभाली। वे एक अत्यंत साहसी शासिका थीं। उन्होंने आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण जैसे अधिकारियों की मदद से राज्य को बहुत समृद्ध बनाया। मुगल बादशाह अकबर के सूबेदार आसफ खां ने जब आक्रमण किया तो रानी ने वीरता से मुकाबला किया और अंतस्वाभिमान के लिए आत्म बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती के बाद गढ़ा राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन हो गया। 1576 ईस्वी में चंद्रशाह को केवल 10 गढ़ों पर शासन की अनुमति मिली। 18वीं सदी आते आते मराठों का प्रभाव बढ़ा और 1781 ईस्वी में अंतिम शासक नरहरि शाह के समय मराठों ने पूरे गढ़ा मंडला पर कब्जा कर लिया, जिससे गोंड वंश का शासन समाप्त हो गया। संस्कृति आज भी जीवंत है। सत्ता भले ही चली गई, लेकिन गोंड समाज ने अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को आज भी संभाल कर रखा है। उनकी भाषा, कला और धर्म में ये विरासत साफ झलकती है। सामाजिक संरचना और देवलोक। गोंड समाज पितृवंशीय यानी पैट्रिलिनियल होता है, जो मुख्य रूप से 4 बड़े वंश समूहों या फ्रैट्रीज में बटा है। इनके प्रमुख देवता बड़ा देव या बारा देव हैं। प्रत्येक गोत्र का अपना कुल देवता होता है, जिसे परसा पैन कहते हैं, जिनकी पूजा पवित्र भाले के रूप में की जाती है। ये प्रकृति और पूर्वजों की पूजा को बहुत महत्व देते हैं। लोक कला और परंपरा। नृत्य की बात करें तो कर्मा और सैला इनके मुख्य सामुदायिक नृत्य हैं। साथ ही परधोनी और सुआ भी काफी प्रसिद्ध हैं। महिलाओं में गुदना यानी टैटूइंग की प्राचीन परंपरा है। इनकी चित्रकला में दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। प्रधान समुदाय के लोग आज भी गोंड राजाओं की वीर गाथाओं को गाकर जीवित रखे हुए हैं। विवाह परंपरा। गोंड समाज में अपने गोत्र से बाहर विवाह यानी एक्सोगैमी किया जाता है। यहाँ दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है, जहाँ बुआ या मामा के बच्चों के बीच शादी को प्राथमिकता मिलती है। अन्य रूपों में चढ़ विवाह यानी बारात लेकर जाना और लमसेना विवाह यानी ससुर के घर कर वधू मूल्य चुकाना शामिल है। गोंडी एक प्राचीन भाषा। गोंडी भाषा द्रविड़ परिवार की एक शाखा है, जो तेलुगु और तमिल से मिलती जुलती है। इसकी अपनी लिपि है, जिसे गुंजला गोंडी लिपि कहते हैं। एक रोचक तथ्य ये है कि विद्वान मानते हैं कि ये भाषा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को समझने में भी मददगार हो सकती है। आशा है आपको गोंड वंश का ये सफर पसंद आया होगा।